हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आज मैं आप लोगों को प्रोडक्शन के जो पीपैप होते हैं उसके पार्ट 4 वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए कि आगे जो जो हमारे टॉपिक्स थे उसको कैसे तरह से समझेंगे कि क्या क्या हमें उसमें जो टेक केयर रखनी है, बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 4 पीपैप के वीडियो में। हम यहाँ पे जानेंगे फर्स्ट में जो हमारा 2.2 11.6 जो था स्ट्रेटेजी व्हेन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर जिनको ये लग रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ तो आप प्लीज़ इसके प्रीवियस वीडियो को देखे जा करके, तब आप लोग को ये गाइड मिल पाएगा, हेल्प मिल पाएगी कि हम कहाँ पर ये स्टार्ट किए। तो सिंपली हम इसको समझेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमारा जो डाटा है जो हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हम अपने इम्प्रूव सबमिशन लेवल को वहाँ पे बात करना पड़ेगा कस्टमर के पास, और उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन और जो भी मांगेंगे हमें उनको 100% प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आगे क्या हमारा ये जो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा हो कि ये कहाँ से बीच से गैप स्टार्ट करी, वो स्टार्टिंग ये आपका कैपेबिलिटी स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी CPCPK की बात हो रही है। उसकी क्राइटेरिया जहाँ पे फिल नहीं होती है उसके कंडीशंस पे आपको क्या एक्शन लेने हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये PPT में समझा रहा हूँ कि अगर आपके मतलब कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मीट नहीं करा तो आपको कस्टमर के पास वहाँ पर आपको मेल आ जाएगा या फिर कस्टमर आपको बोलेगा कि ये सारी चीज़ें क्या दिक्कत आई है, जिसके थ्रू आपको एक्शन प्लान शेयर करना पड़ेगा और 100% कंट्रोल प्लान में वो आपको इम्प्लीमेंट करके उनके पास उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। आगे समझते हैं हमारा जो पॉइंट है कि 2.212 जो पॉइंट है हमारा वो क्या बताता है। जो पीपैप के जो मैनुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके अंदर क्या पॉइंट है उसको समझते हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग टू बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड लेबोरेटरीज एज डिफाइंड बाय कस्टमर। अगर आपको कस्टमर बताता है कि आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो किस क्वालिफाइड लेबोरेटरीज़ के होने चाहिए, मतलब किस बोर्ड के थ्रू वो आपके जो लेबोरेटरीज हैं वो सर्टिफाइड होने चाहिए, मतलब अथॉरिटी किसके पास है उस लेबोरेटरीज़ के लिए, वो आपको कस्टमर डिफ़ाइन करके दे सकता है। नहीं तो वो आपको एक एक्सटर्नल बॉडी होती है जो कि पॉइंट 2 है। क्वालिफाइड लेबोरेटरीज बॉडी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो स्कोप और डॉक्यूमेंटेशन आपको एविडेंस के साथ देने पड़ेंगे। लाइक हम बोलते हैं कि NABL के सर्टिफिकेशन के थ्रू आपका जो भी लैब हो वो सर्टिफाइड हो ताकि जो भी हमारा मतलब आपको एक थर्ड पार्टी वहाँ पर क्वालिफाइड लेबोरेटरीज़ के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। और जो भी हम क्वालिफाइड लेबोरेटरीज़ के थ्रू हम अगर अपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कराते हैं या चाहे जो भी हम उसके अंदर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस हमें वहाँ पे शो करनी है। इसी के लिए यहाँ पे पॉइंट 2 यहाँ पे शो कर रहा है कि और किस टाइप के मेजरमेंट किए गए हैं उसका टोटल डाटा आपको वहाँ पे कस्टमर के साथ शेयर करना है। इसके अंदर में हमारा क्या हो सकता है और पॉइंट, व्हेन एन एक्सटर्नल कमर्शियल लैब अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके टेस्ट रिजल्ट जो है वो लैब लेटर पे भी लिखवा करके लेटर हेड पे आप भेज सकते हो, या नॉर्मल लैब रिपोर्ट जो होती है उनकी, मतलब उसका जो एविडेंस है आपका जो स्टैंडर्ड के थ्रू वहाँ पे जो लेबोरेटरीज़ के थ्रू आपने जिस लेबोरेटरीज़ के थ्रू आप टेस्ट कराया है वो आपको वहाँ पर क्लोजली करना है, आपको कस्टमर को सबमिट, ताकि वहाँ पे जो भी हमारा गैप्स है कि वो जो रॉ मटेरियल्स का आइडेंटिफिकेशन या फिर मेज़रमेंट या टेस्टिंग वो आपको वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके आपके रॉ मटेरियल से। कुल मिला के बात ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि 13 पॉइंट हमारा क्या कहता है। हमारा 13 पॉइंट पीपैप के अंदर कहता है कि अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट होनी चाहिए। मतलब आपको जो आप पार्ट बना रहे हो उस पार्ट का अपीयरेंस, मतलब उसको दिखने में किस तरीके का, उसका टेक्सचर क्या है, यानी उसके सरफेस की जो सरफेस का जो आपका व्यू है, मतलब आपका विज़न है सरफेस के अकॉर्डिंग, या फिर एज़ पर जो कस्टमर चाहता है जो उनके प्रोडक्ट के जो सरफेस है उसका टेक्सचर, उसका डिज़ाइन कैसा हो, वो आपको इस 13 पॉइंट के अंदर वहाँ पे आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है।
लाइक जैसे हम PDIR बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको AAR बनानी पड़ती है। तो इसके क्या क्या छोटे से क्राइटेरिया जो उसको समझ लेते हैं कैसे करना है। इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि हम जो भी एक सेपरेट बनेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिपोर्ट बनेगा ईच पार्ट और सीरीज के अकॉर्डिंग। जो भी आप सिंपली आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो या आइटम दे रहे हो उसका AAR रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट कैसे बननी है ये आपको मैं आगे इसी PPAP के सीरीज़ में बताते जाऊँगा, हर एक रिपोर्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कंटिन्यू रहिएगा, नहीं तो आप लोग को इसको में लगेगा कि ये मतलब गैप कर रहे हैं, तो गैप नहीं होगा। आपको एक एक रिपोर्ट की PPAP में जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबको आपको कंटिन्यू जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा और बाय फॉर्मेट भी शेयर करते जाऊंगा। सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहें और अपडेट रहें। आगे हम इसके अंदर समझते हैं कि जो भी हमारा रिपोर्ट बनेगा उसको सबमिट करना है और किस टाइप के जो कस्टमर के एरियाज लोकेशन जहाँ पर रहेगा उसमें जस्ट लाइक ए PDIR उसके थ्रू आपको वहाँ पे देनी है। और जब हम AAR की बात करते हैं तो यहाँ पे PSW के साथ ही ये सबमिट होगा, अलग से नहीं होगा। जब आप PPAP सबमिशन करोगे तो वहाँ पे आप AAR को भी अटैच करके भेजोगे। सो नोट है यहाँ पे हमारा स्पेशल क्या है कि नोट AAR टिपिकली अप्लाइज ओनली फॉर पार्ट विथ कलर ग्रेन्स और सरफेस अपीयरेंस रिक्वायरमेंट। जैसा मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि जो AAR रिपोर्ट क्या करता है कि आपको अपीयरेंस बताता है किसकी, प्रोडक्ट की, कि अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या हो सकता है और ग्रेन्स क्या हो सकते हैं, उसके टेक्सचर क्या हो सकते हैं, उसके सरफेस अपीयरेंस कैसा दिखने में कैसा होना चाहिए उसकी रिपोर्ट में, जो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हो और उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। आगे चलते हैं 14 में क्या है कि सैम्पल प्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर क्या है कि हमें सैंपल देनी है कस्टमर के पास, और जो उनके पास सैंपल सबमिट होंगे जिस तरह के वो ट्रायल मांगेंगे, जितने उनके यहाँ पर सपोज़ कि वो कुछ सैंपल्स अपने यहाँ पे आगे कस्टमर के लिए प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोसेस करके देखते हैं कि उनका जो आउटपुट आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं है एज़ पर हमारे सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हमें उनके पास सबमिट करनी होती है और उनकी डिटेल उनको शेयर करनी होती है। सो इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें सिंपली फिजिकल सैंपल उनके कस्टमर को देनी होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि 15 में क्या है कि मास्टर सैंपल। तो मास्टर सैंपल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे। मास्टर सैंपल में हमारा PPAP के अकॉर्डिंग क्या करता है कि हमें एक मास्टर सैंपल रिटेन करनी है, जो कि हमें कौन रिटेन करके देगा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ में ख़राबी है, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा। सो कंटिन्यू करते हैं कि जो भी हमारा मास्टर सैंपल है उसको हमें अपने पास रखनी है। वो मास्टर सैंपल हमें अपने कस्टमर से साइन करके या अप्रूव करा के अपने पास रखना है, और उस मास्टर सैंपल को एक कंट्रोल प्लान के थ्रू स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे वो एक्सेप्टेंस किया गया हो। मतलब आपके पास रिटेन कंट्रोल प्लान जो होता है उसमें वो चीज़ मेंशन हो कि आप जो मास्टर सैंपल रिटेन की हो उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ओके, ये पॉइंट आप समझो कि जो हम मास्टर सैंपल रिटेन कर रहे हैं, मास्टर सैंपल तो हमें अप्रूव करके देगा कस्टमर, हमें मांगनी है, हमें उनकी नीड होती है, बाय डेट, बाय साइन, बाय स्टाम्प, जो भी हम लगा सकते हैं उनसे लेनी है। लेने के उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, किसकी, मास्टर सैंपल की, कि वो ओके है कि नॉट ओके, वो आपको कंट्रोल प्लान के थ्रू चलना है ताकि आप भी आगे कंटिन्यू सप्लाई में सेफ रहो और आपका जो सैंपल है वो रिटेन रहे और आप उसको कंटिन्यू मॉनिटर भी कर पाओ कि एनुअल, पर ईयर या फिर 6 मंथ में आप जब चेंज करना चाहो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप उसको अपडेट कर सको। आगे समझते हैं कि जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन है उसमें क्या अप्रूवल डेट होना चाहिए, जो आपको बताया मैं कि उस पर डेट मेंशन हो, किस कस्टमर के थ्रू हुआ या फिर उसके जो किसके थ्रू हुआ है, मतलब पर्सन कौन था, डेजिग्नेशन क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मास्टर सैंपल के थ्रू आपको उस पर स्टाम्प बाइज या फिर बोलिए आप उसको, या फिर कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफिकेशन स्लिप लगी होनी चाहिए उस मास्टर सैंपल पे, ठीक है, या फिर उसके कहीं जहाँ उसकी लोकेशन हो रखने की उस जगह आपको पता हो। रिटेन मास्टर सैंपल फ्रॉम ईच प्रोडक्शन स्ट्रीम, मतलब मास्टर सैंपल जो है आपका एक यूनिक, जो आपने फर्स्ट टाइम जो लॉट बनाई है जिस पे आपको सब कुछ डिसाइड करना है कि
ये एनपीडी से आकर के प्रोडक्शन में स्टार्ट होना है, तो उस समय टाइम के ही मास्टर सैंपल आपको रिटेन करना है, फर्स्ट टाइम से ही रिटेन करना है। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम कि चेकिंग एड्स क्या होते हैं। तो चेकिंग एड्स का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हम जो पार्ट्स डेवलप कर रहे हैं, उस पार्ट्स को डेवलप करने में जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, गेज, फिक्सचर्स जो भी यूज़ हो रहे हैं वो हमारे सारे काउंट होंगे चेकिंग एड्स। उन्हीं को चेकिंग एड्स कह रहे हैं। मतलब किसकी चेकिंग एड्स की बात करें, जो हम न्यू पार्ट डेवलप कर रहे हैं उसके जो जिस इंस्ट्रूमेंट से या फिर जिस इक्विपमेंट या गेज या फिक्सर से हम चेक कर रहे हैं उसकी हमारी लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट जो है वो हमें अपने कस्टमर पर सबमिट करनी है, कस्टमर को देनी होती है। तो कस्टमर की डिमांड होती है जो भी आप चेकिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हो या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो जो है आपका क्या होना चाहिए, वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, कैलिब्रेटेड मतलब कहीं पर भी वो एरर ना हो। ठीक है, तो आइए इन पॉइंट्स को समझते हैं पहले, उसके बाद आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या हिडन फैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सबमिट पार्ट स्पेसिफिक चेकिंग एड्स अलॉन्ग विथ पीपैप। जब हम कस्टमर के पास पीपैप सबमिट करेंगे तो हमें उसके साथ चेकिंग एड्स की लिस्ट भेजनी है। अगर कस्टमर चाहता है तो, कस्टमर चाहता ही है, वो डिमांड करता है कि आपको चेकिंग एड्स अटैच करके भेजनी है, ये यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हम समझते हैं कि सर्टिफाई दैट ऑल एस्पेक्ट कंप्लाई विथ पार्ट डायमेंशनल रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है पॉइंट कि जो भी हम डायमेंशन मेज़र कर रहे हैं पार्ट्स का, वो जो है जिस भी इक्विपमेंट या फिर जो भी उसके एस्पेक्ट है उसको मेज़र करने के बाद उसके सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होनी चाहिए। किसकी, पार्ट्स की। पार्ट्स में जो भी कस्टमर चाह रहा है कि ये डायमेंशन, ये मेज़रमेंट ओके होने चाहिए और वो अच्छे से चेक होने चाहिए, तो वो चेक किससे होंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट से या इक्विपमेंट से बोल लीजिए या फिर गेज या फिक्सर से बोल लीजिए। तो उससे क्या है कि वो सर्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जहाँ जहाँ उसके डायमेंशनल की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से जांच की जानी चाहिए। उसके लिए आपके पास इक्विपमेंट का फुलफिलमेंट होना चाहिए, वो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट ऑल रिलीज इंजीनियरिंग चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन चेकिंग एड एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जो भी हम सबमिट करेंगे, सबमिशन के टाइम में जो हम पीपैप पे सबमिट करेंगे, तो जो हम चेकिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं उसके रिलेटेड कैलिब्रेशन, उनकी लिस्ट, नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट जो भी होती है वो सारे चीज़, उनका सर्टिफिकेट्स और किस लैब से होके आ रहे हैं, जैसे किस लैब से ऑथराइज्ड हैं कि वो चेकिंग एड इंस्ट्रूमेंट, वो सारी चीज़ें उनके साथ में अटैच होनी चाहिए। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू बताते जाऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, छोटी छोटी वीडियो बना के, तो आप लोग को हेल्प मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन की जा रही है कि पीपैप के अंदर किस किस तरीके से वर्किंग की जाती है। आगे समझते हैं कि जो हमारा चेकिंग एड्स होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें उसके मेंटेनेंस के लिए बात की जा रही है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उसको चेक करा जाना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमएसए होना चाहिए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ताकि आपके जो सिस्टम में एरर आ रही हो या फिर जो भी मेज़र करने में जो दिक्कत आ रही हो, गैप्स मिल रहे हैं, उसको आपको कस्टमर तक भी भेजना है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट की मेज़रमेंट कैसे किए। जिनको भी इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है, प्लीज़ आप लोग जा कर के एमएसए के प्लेलिस्ट में चेक करें और वहाँ पे देखें और आप लोग को इसके बारे में समझ में आ जाएगा। सो पेशेंस रखें और धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट का मतलब आप लोग को बता दिया कि चेकिंग एड्स की भी हमें प्रिवेंटिव करनी होती है। चेकिंग एड्स क्या हो गया, जो भी प्रोडक्ट बनाने में हमारा इंस्ट्रूमेंट जो डायमेंशनली मेज़र करने में या फिर प्रोडक्ट डेवलप करने में जो भी मेज़रमेंट इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। मतलब उसकी जांच होनी चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसके अंदर पॉइंट है कि जो भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी वो आपको उसके मैनुअल के थ्रू होगी। मतलब आपको कस्टमर खुद बताएगा कि हमें जो प्रोडक्ट हमें चाहिए आपसे, उसके अंदर हमें इन चीज़ों की डिमांड है या फिर स्पेशल
मतलब आप इसको समझ लिए कि स्पेसिफाई कर देंगे कि वो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आए दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो देंगे उसके साथ वो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि उनके फॉर्मेट या टेम्पलेट या फिर ट्रेनिंग वो आपको प्रोवाइड करके ऑलरेडी दे, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन रहती है। सेकेंड पॉइंट है कि फॉर बल्क मटेरियल मेंटेन इन अ बल्क मटेरियल रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। ये जो पॉइंट है ये बल्क मटेरियल की सप्लाई की बात हो रही है। मतलब आपका एक जो बल्क मटेरियल्स से आपको समझ में आना चाहिए कि जो लॉट है हमारा, जो एनपीडी लॉट है, उससे बड़े लॉट में जाने की बात की जा रही है। सो इसी में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 पीस के हमने सैंपल भेजे, अब हमें 1000 पीस या 2000 पीस, उसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट होता है जो बल्क मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपको अंडर प्रोडक्शन चला जाता है, ये जो पॉइंट है, ना कि आपका एनपीडी के अंदर रहता है जिसमें आपका पी पैप फंसा रहे। वो सिचुएशन नहीं होता है। वो आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होने के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बल्क मटेरियल की रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। ये मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगा। सो आप लोग से थोड़ा सा टाइम दें, धीरे धीरे आप लोग को सारी डिटेल वीडियो में मिलेगी। सो अभी जो समझने वाले पॉइंट्स हो उसको समझिए और ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं कि 18 पॉइंट क्या है, पार्ट सबमिशन वारंट। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसको आराम से समझते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला है कि पार्ट सबमिशन वारंट। पार्ट सबमिशन वारंट क्या होता है कि जो भी आप पार्ट डेवलप किए हैं एज़ पर जो कस्टमर, उसकी आपको व्याख्या देनी है। व्याख्या देनी है मतलब उसका डिटेल लिखना है कि आपने किस किस तरीके से, किस किस कंडीशन पे, आपकी लोकेशन क्या है, कस्टमर की लोकेशन क्या है, किस क्राइटेरिया पे आपने काम किया। एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी होती है। पार्ट का नेम क्या है, पार्ट का कोड क्या है, किस डेट को डेवलप हुआ है, उसके वेट क्या है, उसके अंदर आपके मतलब किस किस कंडीशंस पे काम करके ऑथराइज्ड किया है, किस किस क्राइटेरिया पे वो पार्ट सबमिट कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। फिर उसके यहाँ कस्टमर के पास जा कर के ये अप्रूवल होना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी हमारा टोटल जिस टाइप के पार्ट पीपैप हम सबमिट करते हैं उसमें हमें पीएसडब्ल्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो कि उसके साथ सबमिट करना होता है। तो सेपरेट, दूसरा पॉइंट क्या है कि सेपरेट पीएसडब्ल्यू विल बी कंप्लीटेड फॉर ईच कस्टमर पार्ट नंबर अनलेस एग्रीड बाय ऑथराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जो भी हमारा पीएसडब्ल्यू हो वो एक सबमिट होगा, एज पर पार्ट होगा। मतलब अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग पीएसडब्ल्यू बनेंगे और वो एग्रीड होने चाहिए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। मतलब आपको कस्टमर के थ्रू परमिशन लेने के बगैर आप कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि पीएसडब्ल्यू के अंदर अगर आपका मोर देन 1 कैविटी है, मोल्ड अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग सेल की आपको उसके अंदर स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किस किस टाइप से और किस किस इवैल्यूएशन के टाइम पर आपने, मतलब आपने उस प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है कि किस किस तरीके से उसको बनाया है, ठीक है। और उसकी साइकिल टाइम क्या है, मतलब आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में कितना टाइम लगा रहे हो, वो उसके अंदर लिखना पड़ता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तो आप उसको सप्लाई भेजोगे। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको जो इसका फॉर्मेट होगा उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जो ये पॉइंट्स हैं वो समझो आप कि क्या क्या पीएसडब्ल्यू के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है। तो जब सारी चीज़ें हम उसके अंदर एक फॉर्मेट के अंदर लिख के उनको सबमिट करेंगे, तब वो रिज़ल्ट के थ्रू ले करके कस्टमर हमारी जो डिटेल्स है पीपैप को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और अपने लेवल पे उसको सबमिट करने के लिए आपको अप्रूवल देगा, गो ऐड देगा कि वो किस तरीके के लिए आप आगे सप्लाई भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, या फिर कोई चेंज है तो वो चेंज आपको बताएंगे, या फिर कुछ भी सपोर्ट होगा तो वो आपको हेल्प करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि पीएसडब्ल्यू में बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विथ कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी ही लेना है, आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं और कस्टमर भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई दे करके उसको अप्रूव कर सकता है। सो ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बने रहें इस सीरीज़ में जो पीपैप का ट्रेनिंग है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एक चीज़ जो पीपैप होगा, चाहे किसी भी वीडियोज़ के होगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन होगा बाय फॉर्मेट, बाय चीज़ें। अभी मैं आपको समझ लो कि थ्योरी बता रहा हूँ,
बाय प्रैक्टिकल कैसे होता है, किस किस तरीके से बनता है, वो सारा मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो में बताते जाऊँगा, या नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में देखने सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे और थोड़ा सा इसके अंदर पॉइंट है उसको समझते हैं कि जब हम PSW में किन बातों के एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। ये जो हमारा पार्ट वेट है, जब हम PSW सबमिट करते हैं तो उसमें हमें एक पार्ट वेट का कॉलम आता है, वहाँ पार्ट वेट का एरिया है जहाँ पे हमें पार्ट वेट वहाँ पे शो करना होता है। तो जब भी हम पार्ट वेट शो करेंगे वो केजी में यूनिट में शो करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है। तो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स में, और कितने डेसिमल तक आपको लिखना है, मतलब ये 4 डेसिमल तक आपको डिजिट में यहाँ पे लिखना है। समझ गए? मतलब आपको जो वेट लिखना है, मान लीजिए 10 ग्राम का वेट है तो आपको 10 ग्राम के पार्ट को केजी में कन्वर्ट करके उसके 4 डेसिमल तक वहाँ पे आपको PSW में शो करनी है। अदरवाइज़ आपको कस्टमर बोलेगा कि आप ग्राम में लिखो, नहीं तो ये आप बोलो कि डिफ़ॉल्ट सिस्टम है जिसमें आपको लिख के भेजना ही भेजना है। अदरवाइज़ नहीं तो आपको कस्टमर स्पेसिफाई करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम याद रखिए आप लोग कि कोई भी ग्राम वगैरह किसी में भी आपका वेट आ रहा है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करके, और किलोग्राम का जो वेट आ रहा है वो 4 डेसिमल तक होना चाहिए ताकि वो क्लियरली हो। और वेट कैसे लेना है वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि वेट जो 10 रेंडमली पार्ट सेलेक्ट करें और उसका एवरेज वेट को कंसीडर करके इसके अंदर कैलकुलेट करके लिखें। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, कई लोगों को नहीं पता होता। सो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बने रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।